हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द मीन पार पैरिटी थ्योरी, जिसे रेट ऑफ एक्सचेंज या हम कहे जो डिटर्मिनेशन है रेट ऑफ एक्सचेंज का माना जाता है। और इस थ्योरी को गोल्डन पॉइंट थ्योरी ऑफ एक्सचेंज रेट भी माना जाता है, जिसका पार्ट 2 आज के इस टॉपिक में हम डिस्कस करेंगे। इस तरह से हम देखें जो थ्योरीज ऑफ रेट ऑफ एक्सचेंज है, जिसमें डिटर्मिनेशन ऑफ द रेट ऑफ एक्सचेंज को किस तरह से डिफरेंट मॉनेटरी सिस्टम के अंदर यहाँ पे वर्क करती थी। इन सभी थ्योरीज में जो इम्पोर्टेंट थ्योरी मानी जाती थी और जो अर्लीस्ट जो थ्योरी है वो कहती है मीन पार पैरिटी थ्योरी। उसके साथ साथ सेकेंड जो माना जाता है वो कहता है द परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी। थर्ड, बैलेंस ऑफ पेमेंट थ्योरी। फोर्थ, द मॉनेटरी अप्रोच टू फॉरेन एक्सचेंज। और फिफ्थ, पोर्टफोलियो बैलेंस अप्रोच। इन पाँच जो यहाँ पे जो डिफरेंस यहाँ पे एक्सचेंज रेट को यहाँ पे डिटरमिन करने की मेथड थेरीज यहाँ पे प्रेजेंट करती है, और जो इम्पोर्टेंट मानी जाती है, जो अर्लीस्ट थी, जो बेस करती थी गोल्ड स्टैंडर्ड को, और प्रेजेंट करती है मीन पार पैरिटी थ्योरी। इस तरह से हम द मीन पार पैरिटी थ्योरी का जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट यहाँ पे है, जो डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट विथ गोल्ड पॉइंट के साथ किया जाता था, तो उसके दो मेनली यहाँ पे जो पॉइंट थे, या हम कहें उसके क्लासिफिकेशन दो मेथड के साथ किए जाते थे, अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट। तो उसी के साथ हम देखें जो ये गोल्ड पॉइंट एग्जैक्टली क्या है, तो ये गोल्ड पॉइंट को हम प्रेजेंट करेंगे कि किस तरह से उस कंट्री के अंदर जो एक्सचेंज रेट होगा, इसमें जो फ्लक्चुएशन आएंगे ये मैक्सिमम यहाँ पे हायर होंगे या लोअर होंगे। इसी को ही यहाँ पे गोल्ड पॉइंट कहा जाता था। तो ये गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर एक्सचेंज रेट यहाँ पे डिपेंड करता था, और ये जो एक्सचेंज रेट है ये इक्वल होता था मीन पार पैरिटी के साथ साथ, बट ये स्टेबल नहीं होता था। मीन पार पैरिटी थ्योरी अगर एक्सचेंज रेट को यहाँ पे इक्विलिब्रियम करती है, फिर भी उसमें फ्लक्चुएशन आते हैं, और मीन पार पैरिटी थ्योरी यहाँ पे फ्लक्चुएट होने के साथ साथ उसकी वैल्यू को प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। जिस तरह से किसी भी कमोडिटी के प्राइस अगर बढ़ते हैं तो ये बढ़ते हैं, तो उसके साथ साथ उसकी डिमांड बढ़ती है, और डिमांड बढ़ती है तो उसमें भी सप्लाई में भी चेंजेस आते हुए हमें दिखाई देते हैं। तो उसी के साथ साथ उसी तरह से यहाँ पे जब एक्सचेंज रेट में जो करेंसी की यहाँ पे डिमांड बढ़ेगी, तो यहाँ पे जो करेंसी की सप्लाई है इसमें भी चेंजेस आते हुए दिखाई देते हैं। अगर हम मान लेते हैं कि फॉरेन ट्रेड होने के साथ साथ किसी कंट्री की जो करेंसी है इसकी डिमांड ये डिपेंड करती है उस कंट्री की जो इंपोर्ट कितना हुआ है। इंपोर्ट हुआ है तो उसके कंपैरिजनली एक्सपोर्ट कम हुआ है, तो ये डिपेंड करेगी कि उस कंट्री की डिमांड यहाँ पे जो करेंसी की है ये बढ़ेगी, और डिपेंड करेगा कि इसकी सप्लाई किस तरह से यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे डिपेंड करती हुई दिखाई देती है। तो हम मान लेते हैं कि ये स्टेबल नहीं माना जाता है कि किसी कंट्री की जो डिमांड और सप्लाई है ये हमेशा स्टेबल नहीं होती है, क्योंकि ये एक्चुअल एक्सचेंज रेट को यहाँ पे प्रेजेंट करती है, और एक्चुअल जो एक्सचेंज रेट है इनमें अप एंड डाउन या हम कहें फ्लक्चुएशन आने की वजह से ही उस कंट्री की जब यहाँ पे करेंसी की डिमांड बढ़ेगी तो उसकी कंट्री की जो वैल्यू है ये भी बढ़ेगी, और उस कंट्री के पास जो उसकी जो मेटेलिक कॉइन की जो सप्लाई है ये सप्लाई कम होती हुई दिखाई देगी। तो ये हम मान लेते हैं कि एक्सचेंज रेट ये स्टेबल कब होगा, जब यहाँ पे इक्वल होगा उसके मीन पार पैरिटी के साथ साथ, बट ये हमेशा इक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ एक्सचेंज रेट और मीन पार पैरिटी थ्योरी इक्वल कंडीशन में नहीं दिखाई देती है, क्योंकि किसी भी कंट्री की जब बैलेंस ऑफ पेमेंट में चेंज होगा तो एक्सचेंज रेट में चेंज होगा, और अगर एक्सचेंज रेट में चेंज होता है तो मीन पार पैरिटी थ्योरी में भी चेंज होता है, और इसके वजह से ही जो एक्सचेंज रेट है ये इसमें भी चेंज होने की वजह से अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट इस कॉन्सेप्ट को हम देखें, उस कंट्री की जब वैल्यू बढ़ेगी तो कितनी हद तक बढ़ेगी, तो ये एक अपर पॉइंट को ही टच कर पाएगी, और जब इसकी वैल्यू उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू अगर कम होती है तो ये कब तक होगी, तो इसकी वैल्यू ये लोअर गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करती है, जब उसकी वैल्यू उस कंट्री की जो करेंसी की वैल्यू है ये कम होगी या ज़्यादा होगी। इनमें जो फ्लक्चुएशन आएंगे
यही प्रेजेंट करते हैं गोल्ड पॉइंट को। इस तरह से हम डीपली यहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे यहाँ पे अपर गोल्ड पॉइंट क्या होता है और किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन करेंगे, और जो लोअर गोल्ड पॉइंट है ये किस तरह से यहाँ पे डिटरमिन किए जाएंगे, दोनों भी एक्सचेंज रेट और विथ गोल्ड पॉइंट के साथ साथ। तो यहाँ पे फर्स्टली हम देखें जो अपर गोल्ड पॉइंट है, ये गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम मान लेते हैं कि अगर दो कंट्री अज्यूम करते हैं इंग्लैंड और अमेरिका है, और दोनों में यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड होता है जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट दोनों के बीच में किया जाता है, दोनों कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड करती है। तो ये ट्रेड के साथ ये हमें पता चलता है कि इस ट्रेड में ये रिजल्ट आता है कि इंग्लैंड का जो ट्रेड है इंटरनेशनल ये फेवरेबल रहा, और अमेरिका का जो ट्रेड है ये अनफेवरेबल रहा है। तो इसका मीनिंग यही होता है कि इंग्लैंड का जो एक्सपोर्ट है ये ज़्यादा हुआ, इंपोर्ट कम हुआ, और अमेरिका का यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट यहाँ पे कम हुआ है। तो अगर ये पेमेंट करने के लिए अमेरिका के पास दो मेथड है, एक तो उस जो पाउंड है इंग्लैंड का उस फॉरेन एक्सचेंज में उसका यहाँ पे बाय करे, या गवर्नमेंट को उस कंट्री की जो गवर्नमेंट है इनमें उनसे ये करेंसी बाय करे, या दूसरा ऑप्शन यही है कि वो अगर गोल्ड को इंग्लैंड में भेज दे। तो ये दोनों मेथड यहाँ पे इजीली कौन सा है, तो ये इजीली यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि जो मनी है वो फॉरेन एक्सचेंज के साथ साथ खरीदे पाउंड को और उसका पेमेंट पाउंड में करे इंग्लैंड को। तो ये मेथड यहाँ पे प्रेजेंट करता है कि दो मेथड है, बट जब यहाँ पे फर्स्टली मेथड जब फेल होता है, जब यहाँ पे उसकी वैल्यू जो पाउंड की जब बढ़ेगी और एक हद तक जब अपर गोल्ड पॉइंट को क्रॉस करेगी, तब यहाँ पे अमेरिका यहाँ पे गोल्ड को भेजने की कोशिश करेगी और अपना पेमेंट देने की कोशिश यहाँ पे इंग्लैंड को करती हुई दिखाई देती है। तो हम मान लेते हैं कि जो फर्स्टली जो यहाँ पे जो मेथड है जो मनी बाय करने का फॉरेन एक्सचेंज या गवर्नमेंट के उनके साथ साथ ख़रीदने का, पाउंड को ख़रीदने का, यही तरीका यहाँ पे बताता है कि जब यहाँ पे अब अमेरिका को यहाँ पे करना है या पेमेंट देना है इंग्लैंड को, तो ज़रूर यहाँ पे पता चलेगा कि पाउंड की यहाँ पे डिमांड अब बढ़ेगी। तो यहाँ पे पाउंड की डिमांड बढ़ेगी, इसका मतलब ये होता है कि यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे नज़र से अमेरिका का यहाँ पे जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन के साथ साथ गया है, और इसके वजह से ही यहाँ पे पेमेंट करने के लिए पाउंड की वैल्यू बढ़ी है। अगर हम मान लेते हैं कि एक पाउंड बराबर 125 यहाँ पे होगा डॉलर, तो हम मान लेते हैं कि उसकी वैल्यू कितनी बढ़ेगी, तो उसकी वैल्यू 126, 128, 130, एक पाउंड बराबर इतना ही डॉलर के मुकाबले होगा। तो मैक्सिमम जो अपर गोल्ड पॉइंट है ये 125 के साथ साथ 130 यही यहाँ पे नंबर यहाँ पे प्रेजेंट करेगा जो अपर गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करेगा। तो इसके मुकाबले हम देखें यूएसए का जो डॉलर है ये उसकी वैल्यू कम है, या हम कहें उसकी वैल्यू कम होने की वजह से डॉलर की वैल्यू कम होने के साथ साथ पाउंड की वैल्यू बढ़ी है, क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है और उसको पेमेंट करने के लिए पाउंड की ज़रूरत अमेरिका को है। तो इसको ही यहाँ पे कहा जाता है अपर गोल्ड पॉइंट। सेकेंड ऑप्शन या हम देखें कि जो अगर ये 130 जो एक पाउंड बराबर 130 डॉलर अगर मान लेते हैं इसके ऊपर ही जाएगा, तब ये गोल्ड को यहाँ पे भेजने के साथ साथ इंग्लैंड को देने के साथ ये पेमेंट करने की कोशिश अमेरिका करेगा। बट ये हम देखें जो यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड जो यूज़ करेगा ये एवरीवेयर यहाँ पे जो पेमेंट मेथड है गोल्ड को यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने की मेथड होने की वजह से ही ये दूसरा ऑप्शन यहाँ पे होता है, और यही कहता है कि ये जो बैरियर है इंपोर्ट एक्सपोर्ट करने का गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर, इसका ट्रांसपोर्टेशन करना इजीली मेथड भी माना जाता है, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे उसकी सेंडिंग करने की मेथड यहाँ पे देखें तो ये थोड़ी कॉस्टली हो सकती है, क्योंकि उसकी गोल्ड की पैकिंग हो, शिपिंग हो, इंश्योरेंस हो, ट्रांसपोर्टेशन हो, इसके भी चार्जेस ये लगते हैं। और ये जो फर्स्टली ऑप्शन था ये फॉरेन करेंसी के अंदर, या हम कहें जो फॉरेन एक्सचेंज जो मार्केट है इसमें पाउंड को ख़रीदना और उनको पे करना ये इजीली मेथड है। बट यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे उस कंट्री के
भेजने के लिए ये कॉस्टली माना जाता है। जो सेकंड मेथड है ये कब यूज़ होगा, जब सामने वाले कंट्री की जब वैल्यू करेंसी की बढ़ती है, जो एक अपर गोल्ड पॉइंट को क्रॉस करेगी, तभी ये सेकंड मेथड जो गोल्ड को भेज के पेमेंट करने का मेथड इजीली माना जाता है। और ये गोल्ड भेजने की जो कॉन्सेप्ट या हम कहें मेथड है, ये एग्जिस्ट करती है क्योंकि अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट होने की वजह से ही। इस तरह से अपर गोल्ड पॉइंट को, और जो हमारा जो लास्ट वाला जो यहाँ पे जो एग्ज़ाम्पल था, इसी को ही कैरी फॉरवर्ड करते हुए हम देखें, जो एक पाउंड बराबर जो हमने एग्ज़ाम्पल के साथ साथ देखा था डॉलर कंपैरिजन, यहाँ पे 4.866 इतना ही था, जो यहाँ पे उसकी वैल्यू को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। बट अगर हम सेकेंड ऑप्शन अगर लेते हैं, या हम कहें कि अगर हमें गोल्ड को यहाँ पे भेजना है इंग्लैंड, तो यहाँ पे उसकी जो कॉस्ट है, ये कॉस्ट यहाँ पे हमें गोल्ड को यहाँ पे भेजने के लिए जो हमारा जो ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट जो आएगा, ये आएगा 0.02। तो हम कहें तो इस तरह से हमारा जो यहाँ पे अपर गोल्ड पॉइंट के साथ साथ हमारा जो टोटल यहाँ पे जो एक पाउंड बराबर जो हमारी वैल्यू आएगी, ये वैल्यू आएगी हमारी एक पाउंड बराबर डॉलर 4.886। एक पाउंड बराबर डॉलर यहाँ पे 4.886, इतनी यहाँ पे एक पाउंड बराबर उसकी वैल्यू डॉलर की प्रेजेंट करती हुई जो डिटर्मिनेशन किया जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे जो सेकंड मेथड जो यहाँ पे आता है वो है लोअर गोल्ड पॉइंट, जो प्रेजेंट करता है कि डिटर्मिनेशन ऑफ द एक्सचेंज रेट किस तरह से होगा। और इसी एग्ज़ाम्पल को हम लेते हुए अगर फर्स्टली हम देखें कि यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका का जो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड हुआ, ये फेवरेबल रहा इंग्लैंड को और अनफेवरेबल रहा यूएसए को। इसके अपोजिट हम जब करेंगे और अमेरिका के यहाँ पे उसकी नज़र से ही इस कॉन्सेप्ट को देखें, तो हम अगर देखें कि अगर इसी लोअर जो गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करने के लिए हम मानेंगे कि अमेरिका का यहाँ पे एक्सपोर्ट ज़्यादा हुआ और इंग्लैंड का एक्सपोर्ट कम हुआ, तो यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे यूएसए को फेवरेबल और इंग्लैंड को यहाँ पे अनफेवरेबल रहा। तो यहाँ पे अभी पता चलेगा कि इनमें जो गैप क्रिएट होने की वजह से अब इंग्लैंड को यहाँ पे पेमेंट करना है अमेरिका को। तो यहाँ पे पता चलता है कि अमेरिका का जो डॉलर है उसकी वैल्यू बढ़ी, क्योंकि अब इंग्लैंड को उनकी पेमेंट करने के लिए यूएसए को उनकी डॉलर से उनको पेमेंट करना होगा। तो अब यहाँ पे डॉलर की डिमांड बढ़ी, डिमांड बढ़ने के साथ साथ उसकी डॉलर की वैल्यू भी बढ़ी। तो इसी के साथ इंग्लैंड का जो पाउंड है उसकी वैल्यू घटी है, क्योंकि बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे इनबैलेंस होने की वजह से यही सिचुएशन क्रिएट हुई है। तो हम देखें जो डिमांड है डॉलर की बड़ी है, बट यहाँ पे जो पाउंड की जो डिमांड है, ये डिमांड घटने की वजह से सप्लाई यहाँ पे इंग्लैंड के पास यहाँ पे पाउंड का बढ़ा हुआ दिखाई देता है। तो इसी के साथ अगर हम मान लेते हैं कि अगर एक पाउंड बराबर 125 अगर डॉलर की वैल्यू अगर डिटरमिन की जाती थी, तो अब यहाँ पे उसकी वैल्यू कम होती हुई दिखाई देगी। तो अब 125 से कंपैरिजन एक पाउंड यहाँ पे डॉलर की वैल्यू 124, 122, 120 एक ऐसे टाइम पीरियड पे ही ये वैल्यू कम होती हुई जो लोअर गोल्ड पॉइंट को ही प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देगा। तो इसका मीनिंग यही कहता है कि ये मीन पार पैरिटी थ्योरी ये डिक्रीजिंग करती हुई दिखाई देती है, और ये एक ऐसे लिमिटेशन को ही जाके रुकेगी जो अपर के साथ साथ जो लोअर यहाँ पे गोल्ड पॉइंट है इसको ही बेस करेगी और यहाँ पे जाके स्टॉप होती हुई दिखाई देती है। तो अगर हम मान लेते हैं कि अगर ये लोअर गोल्ड पॉइंट को भी अब यहाँ उसकी वैल्यू अगर कम होती है, तो ये इंग्लैंड अब इस टाइम पीरियड के साथ साथ अपनी वैल्यू जितनी पाउंड की गिरी है, ये 120 इस बेस पे लोअर गोल्ड पॉइंट को जब बेस करेगी और इसको क्रॉस अगर करती है 120 के साथ साथ 119 अगर होती है, तो उसी के साथ इंग्लैंड अब इसी टाइम पीरियड के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे नज़र रखते हुए अपना पेमेंट करने के लिए गोल्ड अमेरिका को भेज देगा। तो इसके साथ अब अमेरिका को गोल्ड इंपोर्ट होगा, तो ये प्रेजेंट करता है कि अमेरिका के लिए गोल्ड इंपोर्ट पॉइंट को प्रेजेंट करेगा, और इंग्लैंड ने जब गोल्ड एक्सपोर्ट किया है तो ये इंग्लैंड के लिए गोल्ड एक्सपोर्ट पॉइंट कहेगा। तो इसी को ही एक बैलेंस ऑफ पेमेंट इस मेथड को प्रेजेंट करता हुआ
जो लोअर गोल्ड पॉइंट प्रेजेंट करेगा। जो लास्ट वाला पॉइंट हमने जिस तरह से लिया था कि 1 पाउंड बराबर डॉलर मुकाबले कितना है, तो वो 4.866 इतना ही था। बट इस टाइम पीरियड के अंदर अब हम यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट माइनस करेंगे, जो आता था 0.02। ये माइनस करने के साथ अब यहाँ पे 1 पाउंड बराबर डॉलर की वैल्यू यहाँ पे 4.846, जो डॉलर 4.846 इतनी यहाँ पे कंपैरिजन डॉलर की वैल्यू पाउंड के 1 पाउंड के बराबर इतनी वैल्यू प्रेजेंट करती हुई दिखाई देगी। इस तरह से हमने जब यहाँ पे अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट इन दोनों को हमने बेहतर तरीके से समझा, क्योंकि एक्सचेंज रेट ये डिपेंड करती है मीन पर पैरिटी थ्योरी इक्वल कंडीशन में होने की वजह से। बट जब मीन पर पैरिटी थ्योरी ये डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन होती है, क्योंकि उसमें फ्लक्चुएशन क्रिएट होते हैं अपर एंड लोअर गोल्ड पॉइंट बनने की वजह से। बट ये हमें यहाँ पे याद रखना ज़रूरी है, जहाँ पे क्रॉस जो लिमिटेशन है उसकी क्रॉस करने की ये होने की वजह क्यों है, क्योंकि गोल्ड भेजने का एक ऑप्शन यहाँ पे अवेलेबल है। जो फर्स्टली जो मेथड था यहाँ पे करेंसी फॉरेन एक्सचेंज में लिए और उनको पे कर दिए, बट सेकेंड ऑप्शन यहाँ पे एग्जिट करता है, क्योंकि गोल्ड भेजना ये ऑप्शन अवेलेबल है, जहाँ पे अपर और लोअर गोल्ड पॉइंट को अगर क्रॉस कुछ कंडीशन में अगर करते हैं, वैल्यू अगर बढ़ेगी तो यहाँ पे गोल्ड भेजना एक ऑप्शन अवेलेबल है, और इसी को ही एक्चुअल गोल्ड पॉइंट कहा जाता है। गोल्ड पॉइंट चेंज होने के दो ही एक इम्पोर्टेंट यहाँ पे जो रीज़न बताए जाते हैं। अगर लीगली जो टेंडर उस कंट्री की मेटेलिक करेंसी है, इसकी होम वैल्यू अगर करेंसी की अगर घटती है, तो ये गोल्ड पॉइंट उसकी वैल्यू घटी हुई दिखाई देगी। या हम कहें गोल्ड का एक्सपोर्ट करने का जो कॉस्ट है, इनमें अगर चेंज होता है, अगर ये महंगा होगा, तो यहाँ पे गोल्ड पॉइंट फ्लक्चुएशन क्रिएट करेंगे, और इसके वजह से ही यहाँ पे उस कंट्री की वैल्यू बढ़ने घटने की ये दो रीज़न इम्पोर्टेंट माने जाते हैं, जो गोल्ड पॉइंट अपर एंड लोअर होने की वजह से ये दो मेथड यहाँ और रीज़न इसको प्रेजेंट करते हुए दिखाई देते हैं। इस तरह से द मीन पार पैरिटी थ्योरी ये किस तरह से इंटरनेशनल ट्रेड होने के साथ साथ किस तरह से एक्सचेंज रेट एक किस तरह से डिटरमिन होता है, ये इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हम समझेंगे और इजीली हम समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिटरमिन होता है। तो एक्स एक्सिस पे अमाउंट ऑफ द फॉरेन एक्सचेंज और वाई एक्सिस पे एक्सचेंज रेट डॉलर प्राइस ऑफ पाउंड स्टर्लिंग को यहाँ पे प्रेजेंट करते हुए ही यहाँ पे इंडिकेट करते हुए दिखाई देते हैं, जहाँ पे करेंसी की जो डिमांड और सप्लाई है ये ई पॉइंट को या हम कहें ई पॉइंट पे इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करती है, जहाँ पे S1 और D1 ये एक दूसरे को ई पॉइंट में यहाँ पे इंटरसेक्ट करते हैं, और इसी से ही यहाँ पे उस करेंसी की यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज और जो डॉलर और प्राइस ऑफ पाउंड को स्टर्लिंग का एक्सचेंज रेट यहाँ पे डिटरमिन होता है, जो प्रेजेंट करता है OQ, जो अमाउंट ऑफ फॉरेन एक्सचेंज को OQ प्रेजेंट करता है, और जो एक्सचेंज रेट डॉलर प्राइस ऑफ पाउंड स्टर्लिंग को OR इतना प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से हम देखें जो यहाँ पे हमें जो पॉइंट दिखाई देता है, जो M है, ये M प्रेजेंट करता है मीन पैरिटी को। जो हॉरिजॉन्टल यहाँ पे लाइन, स्ट्रेटली लाइन यहाँ पे इक्विलिब्रियम कंडीशन के ऊपर से हमें ये स्ट्रेट लाइन जाती हुई दिखाई देती है। तो हम समझे कैसे कि यहाँ पे जो फॉरेन एक्सचेंज रेट जो डिटरमिन किस तरह से होगा, और ये मीन पैरिटी जो स्ट्रेट लाइन है जो यहाँ पे उससे भी ऊपर जाती हुई दिखाई देती है। तो ये यही प्रेजेंट करती है जो उस कंट्री की जो मार्केट की जो करेंसी की डिमांड और सप्लाई किस तरह से ई पॉइंट को यहाँ पे इंटरसेक्ट करती हुई इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे प्रेजेंट करती है। और जो M जो स्ट्रेट लाइन है जो मीन पैरिटी कहती है, ये हमें कहती है कि उस कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की, ये इक्विलिब्रियम कंडीशन से थोड़ा ऊपर की स्ट्रेट लाइन से प्रेजेंट करती है, जो प्रेजेंट करती है मीन पैरिटी थ्योरी की एक्चुअल वैल्यू, और उससे ही डिटरमिन करेगा एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज रेट को।
तो इस तरह से ये दोनों भी डिफरेंस हमें पता चलता है कि किस तरह से डिमांड और सप्लाई उस कंट्री की मार्केट वैल्यू यहाँ पे ई पॉइंट को प्रेजेंट करती है, और उससे ऊपर जो स्ट्रेट लाइन है, जो मीन पैरिटी कहती है कि उस कंट्री की जो बढ़ी हुई जो वैल्यू है, या हम कहें उस मेटेलिक कॉइन की जो वैल्यू किस तरह से हायर होती है, वैल्यू बढ़ने की वजह से एम स्ट्रेट लाइन यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है। तो उस तरह से हम देखें जो ये गोल्ड पॉइंट जो प्रेजेंट करता है उसके दो मेथड है, यू और एल। जो यू कहता है अपर पॉइंट जो गोल्ड का प्रेजेंट करेगा, और जो एल है ये एल हमें प्रेजेंट करता है लोअर पॉइंट गोल्ड का, जहाँ पे किस तरह से किसी भी कंट्री की जो बैलेंस ऑफ पेमेंट को यहाँ पे जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे क्रिएट होती है, इम्बैलेंस सिचुएशन को क्रिएट करती है, उसी समय जब यहाँ पे पेमेंट करने की मेथड को यहाँ पे जब हम लेंगे जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट के अंदर उस कंट्री की वैल्यू को, या हम कहें करेंसी को लेने के साथ साथ हम रीपेमेंट करेंगे, या हम कहें हम पेमेंट करने के साथ साथ जब उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू को हम जब डिमांड करेंगे तो ये अपर को यहाँ पे प्रेजेंट करेगा, या हम कहें उस कंट्री की वैल्यू बढ़ेगी तो ये अपर पॉइंट को प्रेजेंट करेगा, या हम कहें उस कंट्री की वैल्यू अगर कम होती है, या हम कहें उस मेटेलिक कॉइन की, या हम कहें उस कंट्री की करेंसी की वैल्यू जब कम होगी तो ये प्रेजेंट करता है लोअर पॉइंट को प्रेजेंट करता है, जो अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देती है। जिस तरह से हमने एग्ज़ाम्पल को देखा था कि अमेरिका और इंग्लैंड इन दोनों का यहाँ पे है, और पेमेंट करने के लिए जब अमेरिका यहाँ पे अनफेवरेबल कंडीशन में बैलेंस ऑफ पेमेंट में है, और इंग्लैंड यहाँ पे फेवरेबल जो बैलेंस ऑफ पेमेंट में यहाँ पे प्रेजेंट करती हुई दिखाई देती है, हम मान लेते हैं कि अब इस सिचुएशन में अमेरिका को यहाँ पे पेमेंट करना है इंग्लैंड को पाउंड में, तो इंग्लैंड की पाउंड को यहाँ पे डिमांड की जाएगी अमेरिका के डॉलर के कंपैरिजनली। तो यहाँ पे जब यहाँ पे पाउंड की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ती है, ये डिमांड बढ़ेगी तो ये डिमांड फ्लक्चुएट क्रिएशन यहाँ पे किया जाएगा, जहाँ पे मीन पैरिटी थ्योरी से और भी ऊपर हायर लेवल पे जो यू पॉइंट है यूडी को प्रेजेंट करेगा कि उस जो यहाँ पे जो पाउंड की वैल्यू है ये मीन पैरिटी थ्योरी से, या हम कहें मीन पैरिटी वैल्यू से और भी ऊपर जाता हुआ यू पॉइंट तक यहाँ पे टच करता हुआ दिखाई देता है। अगर इससे भी वैल्यू अगर और भी क्रॉस करती हुई ऊपर जाएगी तो अमेरिका यहाँ पे उस फॉरेन एक्सचेंज में यहाँ पे करेंसी पाउंड की ख़रीदने की बजाय यहाँ पे अपनी करेंसी का गोल्ड यहाँ पे इंग्लैंड में यहाँ पे एक्सपोर्ट करेगा, क्योंकि इस लिमिटेशन को क्रॉस करने की वजह से ही उसकी पाउंड की वैल्यू बढ़ी है, और इसको अब यहाँ पे पेमेंट करने में यहाँ पे उसको डिफ़िकल्टी अमेरिका को आने की वजह से दूसरा ऑप्शन को वहाँ पे चूज़ करेगा, और यहाँ पे गोल्ड को यहाँ पे एक्सपोर्ट करने की कोशिश करके पेमेंट फुल करने की, या हम कहें पेमेंट करने की यहाँ पे मेथड पूरी करने की कोशिश करेगा। बट इसके अपोजिट अब हम देखें कि ये सिचुएशन इन्वर्स होती है, और यहाँ पे इंग्लैंड और अमेरिका इन दोनों के बीच में जो इंटरनेशनल ट्रेड हुआ है इसमें बैलेंस ऑफ पेमेंट में अब कंडीशन अपोजिट हुई। यहाँ पे अमेरिका का यहाँ पे बैलेंस ऑफ पेमेंट यहाँ पे फेवरेबल रहा, और इंग्लैंड के लिए यहाँ पे जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये अनफेवरेबल रहा है। तो अमेरिका के नज़र से हम देखें तो अब इस सिचुएशन के अंदर अब यहाँ पे कंडीशन में हम देखें कि बैलेंस ऑफ पेमेंट में इम्बैलेंस होने की वजह से अब यहाँ पे इंग्लैंड का यहाँ पे इंपोर्ट ज़्यादा हुआ, एक्सपोर्ट कम हुआ, तो इसके वजह से अब अमेरिका को यहाँ पे पेमेंट करने के लिए डॉलर की ज़रूरत यहाँ पे इंग्लैंड को होगी, और वो डॉलर की यहाँ पे डिमांड करेंगे। बट हम देखें कि अगर इस सिचुएशन के अंदर अब यहाँ पे डॉलर की वैल्यू बढ़ती है क्योंकि उसकी डिमांड बढ़ी है, तो इसके साथ अगर ये लोअर पॉइंट को भी क्रॉस कर जाएगा क्योंकि डॉलर की वैल्यू बढ़ी है डॉलर की, और पाउंड की वैल्यू यहाँ पे कम हुई है, और ये कब तक कम होगी, ये लोअर गोल्ड पॉइंट को जब तक यहाँ पे टच नहीं होगा, या हम कहें उसको क्रॉस करेगा। इस सिचुएशन के बाद जब एल को यहाँ पे एल जो लाइन है इसको अगर क्रॉस करता है तो इसकी और भी हम मान लेते हैं पाउंड की वैल्यू और भी घटी है, और ऐसे टाइम पीरियड के अंदर
ये अब उसको महंगा साबित होगा पेमेंट करने के लिए। तो दूसरा ऑप्शन जो यहाँ पे प्रेजेंट करता है ये कहेगा कि इंग्लैंड अब यहाँ पे पेमेंट करने के लिए गोल्ड को भेजेगा अमेरिका के पास, तो इससे अपना पेमेंट पूरा करने की कोशिश इंग्लैंड करता है। तो एक नज़र से हम देखें कि इंग्लैंड और होने के साथ जब पेमेंट करने के लिए जब डिमांड बढ़ेगी घटेगी, इसके वजह से ही यहाँ पे अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट ये सिचुएशन क्रिएट होती है। और ये लिमिटेशन एक सीमित तक होती है, क्योंकि यहाँ पे दूसरा ऑप्शन यहाँ पे गोल्ड यहाँ पे भेजने की या उस कंट्री को पेमेंट मेथड यहाँ पे गोल्ड से हो सकती है, ये ऑप्शन इजीली अवेलेबल होने की वजह से ही ये अपर गोल्ड पॉइंट और लोअर गोल्ड पॉइंट सिचुएशन यहाँ पे एग्जिट करता है। और इसके वजह से ही जब यहाँ पे फर्स्ट कंडीशन में जब गोल्ड एक्सपोर्ट होता है, ये पॉइंट यहाँ पे प्रेजेंट करता है अपर गोल्ड पॉइंट को। अब जब यहाँ पे गोल्ड इंपोर्ट होगा तो ये सिचुएशन लोअर गोल्ड पॉइंट को प्रेजेंट करता हुआ दिखाई देता है। तो इस तरह से इस डायग्राम के साथ हमने और भी बेहतर तरीके से समझा कि किसी भी कंट्री की जो मीन पार पैरिटी थ्योरी है ये किस तरह से वर्क करती है। क्योंकि जिस तरह से किसी भी कमोडिटी की जो डिमांड और सप्लाई में चेंज होगा, तो उसी कंडीशन के अंदर जब यहाँ पे किसी भी कंट्री की जो करेंसी है इसकी डिमांड और सप्लाई में किस तरह से यहाँ पे इम्पैक्ट होता है, ये भी डिपेंड करेगी मीन पार पैरिटी थ्योरी को प्रेजेंट करने के लिए। क्योंकि फॉरेन एक्सचेंज रेट जिस तरह से चेंज होगा उसी तरह से मीन पार पैरिटी थ्योरी भी यहाँ पे अपनी जो पैरिटी है ये भी चेंज होती हुई दिखाई देती है। क्योंकि मीन पार पैरिटी थ्योरी के अंदर ये गोल्ड स्टैंडर्ड यहाँ पे बेस करती है, बट गोल्ड स्टैंडर्ड ये डिपेंड करती है फॉरेन एक्सचेंज रेट पे, और फॉरेन एक्सचेंज रेट ये इक्वल होती है मीन पार पैरिटी थ्योरी के साथ साथ। बट ये हमेशा इक्वल कंडीशन में नहीं होती है, क्योंकि उस कंट्री की जो वैल्यू है करेंसी की इसमें चेंज होने के साथ साथ फ्लक्चुएशन क्रिएट होने के वजह से ही मीन पार पैरिटी थ्योरी अपना यहाँ पे जो रोल है ये चेंज करती हुई दिखाई देती है, और उसमें उनकी करेंसी की वैल्यू भी चेंज होती हुई दिखाई देती है। तो इस तरह से इस डायग्राम के साथ और भी बेहतर तरीके से हमने समझने की कोशिश की ये मीन पार पैरिटी थ्योरी किस तरह से एग्जिट करती थी और किस तरह से इसने फर्स्ट वर्ल्ड वॉर होने तक एक किस तरह से गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर अपना यहाँ पे जो दबदबा है ये किस तरह से कायम रखने की कोशिश मीन पार पैरिटी थ्योरी ने की थी। इस तरह से हमारा जो लास्ट पॉइंट बनता है वो क्रिटिसिज्म बनता है, जो मीन पार पैरिटी थ्योरी को यहाँ पे किस तरह से उसके कुछ कमियां को यहाँ पे प्रेजेंट करता हुआ ही दिखाई देता है। बट गोल्ड स्टैंडर्ड के अंदर इस कॉन्सेप्ट ने यहाँ पे 1870 टू 1914 इस टाइम पीरियड के अंदर गोल्ड स्टैंडर्ड से यहाँ पे उस कंट्री की जो मेटेलिक जो कॉइन्स है करेंसी है इसको यहाँ पे एक ईजिली मेथड को यहाँ पे कई इकोनॉमिस्ट मानते हैं कि एक ईजिली मेथड यहाँ पे मीन पार पैरिटी थ्योरी मानी जाती थी। बट कई इकोनॉमिस्ट इसको क्रिटिस करते हुए ही दिखाई देते हैं, और जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के साथ साथ ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे उसकी जगह दूसरे कई यहाँ पे थ्योरी ने ली, जहाँ पे परचेसिंग पावर पैरिटी थ्योरी जो गुस्ताव कैसल ने दी थी, उसके साथ साथ जो बैलेंस ऑफ पेमेंट है ये थ्योरी भी। इसी के साथ हम जो फर्स्ट यहाँ पे क्रिटिस जो है वो कहता है कि नॉन ऑफ द कंट्रीज़ इन द वर्ल्ड इज़ ऑन द गोल्ड स्टैंडर्ड। इसी के साथ जब यहाँ पे 21st सेंचुरी के अंदर हम देखें कि ये कंडीशन अब यहाँ पे एग्जिट नहीं करती है, क्योंकि कोई भी कंट्री अब यहाँ पे गोल्ड स्टैंडर्ड को बेस नहीं करती है, उसकी जगह अब यहाँ पे पेपर करेंसी या हम कहें फिट करेंसी स्टैंडर्ड यहाँ पे बिल्ड करती हुई और स्ट्रांगली वर्क करती हुई दिखाई देती है। सेकेंड पॉइंट बनता है फ्रीली बाइंग एंड सेलिंग ऑफ द गोल्ड इज़ इंटरनेशनल लेवल इज़ नॉट अलाउ बाय द गवर्नमेंट। इस सिचुएशन के अंदर हम देखें जो मीन पार पैरिटी थ्योरी एक जो इरा था, इस इरा के अंदर उस टाइम पीरियड के अंदर गवर्नमेंट सपोर्ट भी करती थी, और गोल्ड ही जब यहाँ पे बाइंग सेलिंग को यहाँ पे एक ऐसे लेवल तक भी यहाँ पे उसको कोई भी लिमिटेशन नहीं थी। बट ये इरा अब ख़त्म हो चुका है। थर्ड पॉइंट बनता है मोस्ट ऑफ द कंट्रीज़ आर द पेपर स्टैंडर्ड और फिएट करेंसी स्टैंडर्ड। इस टाइम पीरियड के अंदर हम देखें करेंटली आज के टाइम पीरियड के अंदर हम पेपर स्टैंडर्ड को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट मानते हैं और फिएट करेंसी स्टैंडर्ड को ही यहाँ पे इम्पोर्टेंट रोल देते हैं, क्योंकि एक
गोल्ड स्टैंडर्ड इस कॉन्सेप्ट को और इस टाइम पीरियड के अंदर ये वर्क नहीं कर पाएगा, क्योंकि उतना स्टोरेज गोल्ड का नहीं है और ये गोल्ड स्टैंडर्ड इसकी वजह से यहाँ पे ब्रेक डाउन होने की वजह बन गई थी। और जो लास्ट पॉइंट हमें एक्सप्लेन करता है वो कहता है एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट ऑफ द गोल्ड इज़ नॉट अ फ्रीली मूव ऑन द कंट्री टू अदर कंट्री। जो आज के इस टाइम पीरियड के अंदर ये गोल्ड का जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट इस कॉन्सेप्ट को आज यहाँ पे पूरी तरीके से यहाँ पे पाबंदी लगाई गई है। किसी भी कंट्री का गोल्ड दूसरी कंट्री में जाना ये कानूनी अपराध माना जाता है, क्योंकि उसका लीगली यहाँ पे कॉन्सेप्ट अब नहीं रहा है, क्योंकि उसके लिए भी जो अब कॉन्सेप्ट ये और भी स्ट्रिक्टली हो गए हैं। तो अब इस कंडीशन में हम जब देखें जो मिंट पार पैरिटी थ्योरी वर्क करती थी उस समय में यहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट यहाँ पे गोल्ड का एक कंट्री से दूसरी कंट्री में इजीली जा सकता था, बट अब यहाँ पे इस सिचुएशन में करेंटली अब ये एग्जिट नहीं कर पाती है। तो इस तरह से कुछ यहाँ पे क्रिटिक्स थे, ये इस क्रिटिक्स से ही रियलिटी यहाँ पे प्रेजेंट करती है कि किस तरह से मिंट पर पैरिटी थ्योरी इजी तो दिखती थी, बट आज बदलते समय के साथ जितनी बड़ी हुई पॉपुलेशन है, कंट्री का जो ग्रोथ डेवलपमेंट हुआ है, इसके साथ साथ ये मिंट पर पैरिटी थ्योरी वर्क नहीं कर पाएगी, जिसकी आज जगह पेपर स्टैंडर्ड और फिएट करेंसी स्टैंडर्ड ने ले ली है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। थैंक यू।